हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। आप लोग एक बार फिर करंट की क्लास में उपस्थित हैं। आप सभी का 5 अक्टूबर के करंट में हार्दिक स्वागत है। एक बात ध्यान रखना, मैं आपके लिए एक बात कहता हूँ, जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। एक बात दोबारा सुन लो, भूल ना जाना, जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, लेकिन सबके हौसले अलग अलग हैं। कोई 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 हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आपको भी निखरना है। अगर आपको निखरना है तो मेरे साथ जुड़ जाइए सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास में। और हो सकता है एक दो वीडियो मेरे लेट आ जाए, टेंशन ना लेना, टेंशन पूरा कराऊंगा, क्योंकि पिछले टाइम का वीडियो नहीं आता है, एक साल की करंट पूरी आती है। इसलिए जुड़े रहो मेरे साथ, जुड़े रहो, जुड़ जाओ एकदम एकदम, जैसे प्रेमी प्रेमिका के साथ जुड़ जाता है। प्रेम मुझसे करोगे तो मिलेगा फायदा, और अगर इग्नोर करोगे तो वर्दी नहीं मिलेगी, चप्पल मिलेगी पापा की। चप्पल नहीं खानी है तो जुड़ो मेरे साथ, समझे? अगर जुड़े तो ध्यान रखना, मस्त आएगा काम। काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए, जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादौन है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यह है मेरा असली अंदाज। इसी अंदाज के साथ शुरू करते हैं आज की मेन हेडलाइंस। पहली हेडलाइंस है, एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की जेवलिन थ्रो में अन्नू रानी गोल्ड मेडल जीता। अन्नू रानी ने गोल्ड मेडल जीता। अगली है, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास संप्रति मेघालय शुरू किया। तीसरी हेडिंग है आपकी, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चौथी हेडिंग है आपकी, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपनी वृद्धि की पूर्वानुमान को 6.3% पर बनाए रखने का निर्णय किया है। पांचवी हेडिंग है, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा अनावरण 14 अक्टूबर को मैरीलैंड अमेरिका, कहां पर मैरीलैंड अमेरिका में किया। अगली हेडिंग है आपकी, जम्मू कश्मीर के पारंपरिक शिल्प बसोली पश्मीना को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया। भौगोलिक संकेतक क्या होता है? जीआई टैग। सातवां टॉपिक है आपका, पीएम स्वनिधि योजना ने 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया। आठवीं हेडिंग है आपकी, मोगी जी वावेडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एक्विवो को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला टॉपिक है आपका जो आज हम पढ़ने वाले हैं, भारत की बेरोजगारी दर पिछले एक साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अगली हेडिंग है, असम राज्य ने 5 मुस्लिम निवासी मुसलमानों को, मतलब असम राज्य ने 5 मूल निवासी मुसलमान समुदायों को सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। अगला है आपका, ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत 47वें स्थान पर रहा। 12वीं हेडिंग है, सुधा मूर्ति बनी ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला। 13वीं हेडिंग है आपकी, वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। 14वीं हेडिंग है आपकी, सचिन तेंदुलकर को आईसीसी ने वर्ल्ड कप के लिए बनाया वैश्विक राजदूत। ये आपने आज की मेन हेडलाइंस देख ली। अब हम आगे देखेंगे कि आज के टॉपिकों की क्या डिटेल है। अगर हम आगे की टॉपिकों की डिटेल की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कहता है, एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की जेवलिन थ्रो में किसने गोल्ड मेडल जीता? पहला ऑप्शन है आपका अन्नू रानी,
बी ऑप्शन है आपका पारुल चौधरी, सी ऑप्शन है आपका ज्योति मैनम, औसज देवताले, और डी ऑप्शन है आपका पलक गुलिया। इन चार ऑप्शनों में से देखेंगे कि किसने एशियाई खेल 2023 की में महिलाओं की जेवलिन थ्रो में किसने गोल्ड मेडल जीता। तो हम पहले एशियाई खेलों की बात करते हैं। देखिए जेवलिन थ्रो का मतलब होता है भाला फेंक। क्या होता है? भाला फेंक। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं चार ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है अन्नू रानी। अन्नू रानी क्या है? एक जेवलिन थ्रो भाला फेंक खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियाई खेलों में 69.92 कितना 69.92 मीटर की थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है। जो हमारे इस समय एशियाई खेल 2023 चल रहे हैं, ये हांगझो कहाँ चल रहे हैं? हांगझो कहाँ पर है? चीन में। तो हांगझो के चीन के हांगझो में एशियाई खेल 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अन्नू रानी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अन्नू रानी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने जेवलिन थ्रो में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। जिन्होंने जेवलिन थ्रो में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो आपको याद रहेगा अन्नू रानी। अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही है। क्या है? ए ऑप्शन सही है। इतनी बात तो हमने कर ली। इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता ये अन्नू रानी थी। अन्नू रानी भाला फेंक में जीतती है 69.92 मीटर भाला फेंक दिया इन्होंने। कितना फेंक दिया? 69.92 मीटर भाला फेंक दिया। ये पहली भारतीय बन गई, पहली महिला भारतीय है जिन्होंने ये पदक जीता है। और इनका जो पदक था भारत के लिए 15वां स्वर्ण। कौन सा था ये? 15वां स्वर्ण पदक है। 15वां स्वर्ण पदक है। अगर हम एक और इसमें नाम दिया है बी नंबर पर पारुल चौधरी। देखो बी जो ऑप्शन दिया है पारुल चौधरी, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। ये क्या है? 500 मीटर की दौड़ में। किसमें जीता इन्होंने? 500 मीटर की दौड़ में 5000 मीटर 500 नहीं 5000 मीटर की दौड़ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय बन गई है। क्या बन गई है? भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं। इनका अगर गोल्ड देखें तो इनका गोल्ड भारत के लिए 14वां, कौन सा गोल्ड था? 14वां स्वर्ण लेके आई, 14वां गोल्ड लेके आई थी। कौन? पारुल चौधरी। अन्नू रानी ने जेवलिन थ्रो में जीता, याद रखना 69.92 भाला फेंका। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की दौड़ में जीता। किसमें जीता? 5000 मीटर की दौड़ में जीता। और ये तीसरी भारतीय है जो भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट में गोल्ड जीत चुकी हैं। इससे पहले अगर देखें तो गोला फेंक में तेजेंद्र पाल तूर ने, और पुरुषों की 3000 मीटर स्टेपलिज में अविनाश सावले ने। एक तो तेजेंद्र पाल सिंह है, कौन है? तेजेंद्र पाल सिंह तूर, कौन है? एक तो तेजेंद्र पाल सिंह तूर है, और दूसरे व्यक्ति का यदि हम नाम की बात करें तो उनका नाम है अविनाश सावले। क्या नाम है? अविनाश सावले। इन्होंने भी क्या किया है? भारतीय ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड जीता है। क्या जीता है इन्होंने? गोल्ड जीता है। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड में क्या जीता इन्होंने? गोल्ड जीता है। तो अन्नू रानी ने गोल्ड जीता जेवलिन थ्रो में, पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की दौड़ में गोल्ड जीता, और तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने गोल्ड जीता है। अविनाश सावले ने किसमें जीता है? 3000 मीटर की पुरुषों की में, और गोला फेंक में तेजेंद्र पाल तूर ने गोल्ड जीता। अगर हम इस बार के गोल्ड की बात करें कि साहब कि एशियन गेम्स हुए थे, तो हांगझाऊ चीन का एक शहर है जहां पर क्या हुए एशियन गेम्स हो रहे हैं 2023 चल रहे हैं इस समय। अगर हम बात करें तो हमने इस बार 100 पार का लक्ष्य रखा था। क्या रखा था? इस बार 100 पार, मतलब हमारा लक्ष्य क्या था? भारतीयों का लक्ष्य था कि हम इस बार 100 से अधिक मेडल लाएंगे। क्या लाएंगे? इस बार 100 पार यानी 100 मेडल से अधिक जीतेंगे। इस बार कितने?
अगर हम इस बार 100 से पार हैं तो इससे पहले एशियन गेम्स कहाँ हुए ये हमें पता करना होगा, और वहां पर हमने कितने गोल्ड जीते थे ये बात हमें पता करनी होगी। अगर हम बात करें कि इससे पहले कहाँ हुए थे तो आपको ध्यान रखना होगा जकार्ता। कहाँ हुए थे? जकार्ता में हुए। और जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। कहाँ पर है जकार्ता? इंडोनेशिया में है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और यहां पर हमने 70 पदक जीते थे। कितने जीते थे? 70 पदक जीते थे। आपके लिए खुशखबरी वाली बात यह है कि 4 अक्टूबर को, कितने को? 4 अक्टूबर को हमने क्या किया? 4 अक्टूबर को हमने इतने पदक जीत लिए कि इसको पार कर दिया। मतलब 4 अक्टूबर को हमने 71वां पदक जीता, और 71वां पदक जीता वैसे ही हमने पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, जो 2018 में जकार्ता में 70 पदक का रिकॉर्ड था हमारा एशियन गेम्स में, इसको हमने पार कर दिया है। तो अब कितने जीत लिए हमने? 71 पदक जीत लिए हैं। अब आपसे पूछा जाए 71वां पदक किसने जीता था, तो आपको बता दूं जो आपका ऑप्शन था सी। क्या ऑप्शन था आपका? सी। उसमें नाम लिखा था, एक था ज्योति वैनम और एक थी ओजस देवताले। क्या थी? ज्योति वैनम और ओजस देवताले। तो 71वां पदक ज्योति वैनम और क्या नाम है? और नाम है ओजस देवताले। ओजस देवताले। ओजस देवता, ज्योति वैनम और ओजस देवताले ने भारतीय मिश्रित टीम में किसके खिलाड़ी हैं? ये तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। ये तीरंदाजी खिलाड़ी हैं, तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं दोनों। इन दोनों ने मिलकर भारत के लिए 71वां पदक जीता, और यह 71वां पदक क्या था? गोल्ड था। क्या था? गोल्ड पे निशाना मारा है। अगर हम बात करें कि अभी कितने पदक हैं जब गेम्स चल रहे हैं, और जकार्ता में कितने पदक थे? 70 पदक थे, 16 गोल्ड। क्या थे? 16 गोल्ड थे। इसमें 23 सिल्वर थे, 23 सिल्वर थे, और बाकी के जो 31 बचे वो ब्रॉन्ज थे। क्या थे? 31 बचे वो ब्रॉन्ज थे। 31 ब्रॉन्ज थे। अगर हम इस बार की बात करें तो हमने इस बार कितने पदक जीते हैं इनमें से? तो 16 हमने, 71 में से 16 हमने गोल्ड जीत लिए हैं, मतलब गोल्ड की बराबरी हो गई। और 26 हमने सिल्वर जीत लिए हैं। कितनी? 26 सिल्वर जीत लिए हैं मतलब। और हमने 29 क्या जीते हैं? हमने ब्रॉन्ज जीते हैं। 29 हमने ब्रॉन्ज जीते हैं। अगर आपसे पूछे सबसे अधिक पदक हमने किस खेल में जीते हैं, तो एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में हमने 23 पदक, कितने पदक जीते हैं? 23 पदक जीते हैं एथलेटिक्स में। और 22 पदक जीते हैं हमने टेनिस में। किसमें जीते हैं? सॉरी, शूटिंग में। 22 पदक किसमें जीते हैं? शूटिंग में जीते हैं। अगर हम 23 पदक एथलीट्स की बात करें तो इसमें 7 गोल्ड, 23 पदकों में 4 गोल्ड, 10 ब्रॉन्ज, 4, 10 और 9 क्या है? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। और वहीं शूटिंग की बात करें तो इसमें क्या है? 7 गोल्ड। कितने गोल्ड हैं? 7 गोल्ड, 7, 9 और 6। अगर हम बात करें सबसे अधिक हमने गोल्ड किसमें जीते हैं, तो हमने शूटिंग में जीते हैं। लेकिन सबसे अधिक पदक अब तक किसमें जीते हैं? वो एथलेटिक्स में हमने जीते हैं। किसमें जीते हैं? एथलेटिक्स में जीते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक मैं जितने भी गोल्ड अब तक जीते गए हैं सभी को एक बार दिखा देता हूं कि किसने गोल्ड जीते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक ऐश्वर्या तोमर, रुद्रांश पाटिल और दिव्यांश पवार। इन्होंने शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता है। हमारी महिला क्रिकेट टीम कौन है? हमारी महिला क्रिकेट टीम ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। अगर हम बात करें फिर शूटिंग की तो दिव्य कीर्ति सिंह, हृदय विपुल छेड़ और अनुष अग्रवाल और सुदीप्ति हजेला, इन्होंने क्या शूटिंग में गोल्ड जीता है। दोबारा सुन लें, दिव्य कीर्ति सिंह, हृदय विपुल छेड़, अनुष अग्रवाला और सुदीप्ति हेजला, इन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता है। अगला है आपका मनु भाकर, ईसा सिंह, रिदम सागवान, इन्होंने 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड जीता है, मतलब शूटिंग में गोल्ड जीता है। अगली बात करें तो सिफ्त कौर सामरा रे
शूटिंग में गोल्ड जीता है। अगला है अर्जुन चीमा और सरबजोत सिंह और है शिव नरवाल, इन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता है। अगला है ऐश्वर्य तोमर, अखिल श्योराड़ और स्वप्निल कुसाले, इन्होंने भी शूटिंग में गोल्ड जीता है तीनों ने। पलक गुलिया, इन्होंने शूटिंग में पलक गुलिया ने शूटिंग में गोल्ड जीता है। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, इन्होंने मिक्स्ड डबल टेनिस में, किसकी मिक्स्ड डबल टेनिस मतलब लड़का लड़की खेलते हैं उसमें गोल्ड जीता है। मेंस टीम स्क्वैश की जो मेंस टीम है उसने गोल्ड जीता है। अगला है कायना चेन्नई, पृथ्वीराज टोडेमन और जोरावर सिंह ने शूटिंग में गोल्ड जीता है। पुनः सुन सकते हैं आप लोग, कायन चेन्नई, पृथ्वीराज टोडेमन और जोरावर सिंह, इन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता है। अगला है अविनाश सावले, स्टेपल चेज है, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। तेजेंद्र पाल तूर ने शॉर्ट पुट में गोल्ड जीता है। अन्नू रानी ने, मैंने बताया, इन्होंने जेवलिन थ्रो भाला फेंक में 69.92 मीटर थ्रो फेंक कर गोल्ड जीता। अगला है पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता है। और ये तीसरी भारतीय बन गई है जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड एथलीट में गोल्ड जीता है। अगला है ज्योति बैनम और ओजस देवताले की भारतीय मिश्रित टीम ने गोल्ड जीता है। ज्योति बैनम और ओजस देवताले की भारतीय मिश्रित टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। सबसे अगर नवीनतम की बात करें अभी तक तो ज्योति बैनम और ओजस देवताले हैं। जब एशियन गेम्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं क्या करूंगा, एशियन गेम्स पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये बात निश्चित है कि आप एक बार सुनकर इन नामों को याद नहीं कर सकते हैं, आपको क्या करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। क्या करनी होगी, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि कहावत भी है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर परत निशान। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास संप्रति किस स्थान पर शुरू किया। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास संप्रति किस स्थान पर शुरू किया। आपका ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है आपका मणिपुर। अगर हम बात करें कि संप्रति अभ्यास, कौन सा है, संप्रीति अभ्यास, जिसमें लगी है प्रीति। हमने प्रीति किससे लगाई है, हमने प्रीत लगाई है जुल्फों वाली से। किससे लगाई है, जुल्फों वाली से। अर्थात जुल्फकार भुट्टो वो कहाँ की है, बांग्लादेश की, और किसके संग लगा दी है, भारत के साथ। हमारी प्रीत किसके संग लग रही है, जुल्फों वाली के साथ लग रही है। अब अगर बात करें कि संप्रति बांग्लादेश और भारत में के बीच होता है, अगर देखें कौन सा वहां संस्करण था, इस बार 2023 में 11वां संस्करण था। अगर पूछे कि कहाँ हुआ तो आप बता देना कि ये मेघालय में। कहाँ हुआ, मेघालय, कहाँ पर हुआ, मेघालय में हुआ। अगर मेघालय में भी कभी स्थान पूछ ले तो स्थान का नाम उमरोई में हुआ। तो एक बार देखते हैं, संप्रति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, यह मेघालय के उमरोई में हुआ। यह भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला 11वां संस्करण था। इतनी बात समझ में आ गई। इसी के साथ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम कि भारतीय वायुसेना ने 3 लाख करोड़ के हथियारों की खरीद को क्या किया, विचार कर रही है। मतलब भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, अगर वायुसेना के प्रमुख कौन है, VR चौधरी, कौन है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख VR चौधरी हैं। ये आप लिख लेंगे क्योंकि आपको ये काम आने वाला है। VR चौधरी क्या है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। क्योंकि मैंने आपको अन्य अभ्यास नहीं कराए, क्योंकि पहला अभ्यास आया, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम, मैं लगातार एक ही वीडियो में अन्य इंफॉर्मेशन को जोड़ता जाऊंगा। तो VR चौधरी क्या है, भारतीय वायुसेना के चीफ मार्शल हैं, एयर चीफ मार्शल हैं। इन्होंने कहा कि हम
कि हम अगले 60 वर्षों 7-8 वर्षों में क्या करेंगे, 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ की लागत के सैन्य उपकरणों की खरीद करेंगे। तो इस पर क्या कर रही है, विचार कर रही है। क्या कर रही है, विचार कर रही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आएगा करके। अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, विश्व शैक्षिक शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 2 अक्टूबर, आपका बी ऑप्शन है 3 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 4 अक्टूबर और डी ऑप्शन है आपका 5 अक्टूबर। आपके चारों ऑप्शन हमने देख लिए हैं। अगर हम बात करें शिक्षक दिवस की, विश्व शिक्षक दिवस, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर। कितना हो जाएगा, 5 अक्टूबर। मतलब 5 अक्टूबर का मतलब आपका हो गया डी ऑप्शन है। क्या है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 5 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस बनाया जाता है। इसे कौन मिलकर बनाता है, यूनेस्को और ILO। कौन बनाता है, यूनेस्को प्लस ILO, मतलब अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। यूनेस्को और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन मिलकर 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस को मनाते हैं। एक और इसी में अगर देखें आप, तो आपकी स्क्रीन पर दिखेगा कि राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह का क्या है, राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2023, यह एक तो 69वां, कौन सा था ये, 69वां संस्करण था, 69वां संस्करण था। अगर इसकी थीम की बात करें तो कहेंगे कि पार्टनरशिप और वाइल्ड लाइफ, पार्टनरशिप ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्या था, पार्टनरशिप ऑफ वाइल्ड लाइफ, पार्टनरशिप और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इसकी थीम थी। और यह 69वां संस्करण था। क्या था, 69वां संस्करण था। अगर हम देखें तो यह क्या है, अहिंसा महात्मा गांधी की जयंती के साथ मेल खाता है, जो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इसलिए इसे 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मनाया गया। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच इसे मनाया गया, ताकि हम क्या कर सकें, वन्य जीव सप्ताह का कर सकें, संस्करण कर सकें। अगर हम देखें इस माह को कौन सा माह घोषित किया गया है, तो इस स्तन कैंसर जागरूकता माह, स्तन कैंसर जागरूकता माह घोषित किया गया है अक्टूबर के माह को। किसको, अक्टूबर के माह को, अक्टूबर के माह को स्तन कैंसर जागरूकता माह घोषित किया गया है। कारण क्या है, 1 से 31 अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाएगा। और इससे क्या है कि जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर हो गया है। ब्रेस्ट कैंसर क्या है, जो ब्रेस्ट मतलब अय कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर तो कॉमन कैंसर हो गया है, जिससे हर साल लाखों महिलाएं शिकार होती हैं। स्तन कैंसर के प्रति अगर लोगों को जागरूकता लाने के लिए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाने की शुरुआत की गई है। भाई है क्या, अगर हमें इसके जागरूकता फैलानी है तो हमें क्या बनाना होगा, ब्रेस्ट कैंसर मंथ दिवस मनाना होगा। हाँ, अगर हम बात करें, हालांकि अगर इसके लक्षणों की बात करें, अगर इसके लक्षणों की बात करें तो इसको शुरुआत में पहचाना जा सकता है, इसको शुरुआत में पहचाना जा सकता है और इसका सफल इलाज कह सकता है। लेकिन है क्या, हमें पता देर में चलता है और तब तक क्या हो जाती है, बहुत देर हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत देर हो जाती है। और फिर वो क्या होता है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर की वजह से महिलाओं की मृत्यु तक हो जाती है। आमतौर पर दूध पैदा करने वाली ग्रंथियों की कोशिकाओं में या उन नलिकाओं में शुरू होता है, जो दूध को निपल तक ले जाती हैं, जो क्या करती हैं, दूध को निपल तक ले जाती हैं। धीरे धीरे ये क्या होती है, अनियंत्रित अनियंत्रित कोशिकाएं ट्यूमर का रूप धारण कर लेती हैं और स्तन कैंसर इनवेसिव हो सकता है या आसपास के ऊतकों या शरीर के अन्य अंगों में भी फैल सकता है। एक तो इसमें फैल सकता है, दूसरा आसपास के शरीर फैल सकता है। अगर स्तन कैंसर के कारणों की बात करें तो मान सकते हैं, एक तो आनुवंशिक कारण है, दूसरा पर्यावरणीय कारण है, तीसरा हार्मोनल कारण है और एक खराब जीवन शैली भी है। तो हमें स्तन कैंसर से बचने के लिए ये बात समझनी होगी, क्या करना होगा कि जागरूकता को फैलाना होगा। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है पशु कल्याण दिवस। आपको स्क्रीन दिख रहा होगा वैसे, पशु कल्याण दिवस, पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है?
4 अक्टूबर को, कब मनाते हैं? 4 अक्टूबर को पशु कल्याण दिवस मनाते हैं। पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर इसके थीम की बात करें, क्या बात करें? थीम की बात करें तो थीम क्या थी इसकी? ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। ग्रेट एंड ग्रेट और स्मॉल स्मॉल लव देम ऑल। लव देम ऑल, इसकी थीम थी ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल, मतलब बड़े या छोटे उन सभी से प्यार करें। मतलब जानवर, चाहे बड़े जानवर हो चाहे छोटे जानवर हो, हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, सभी की देखभाल करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? ये जो पशु कल्याण दिवस है वो क्या करता है? वैश्विक पशु देखभाल मानकों को बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है और सार्वभौमिक रूप से पशु अधिकारों की वकालत करता है। अगर हम कब से मनाया जा रहा है तो हम कहेंगे कि 1925 से। पहली बार 1925 में इसे मनाया गया था। 24 मार्च 1925 को जर्मनी में पहली बार इसे मनाया गया था। अब अगर हम बात करें इसको किसने शुरू किया था? एक जिनोलॉजिस्ट थे। जिनोलॉजिस्ट का मतलब कौन होता है? कुत्तों को प्रशिक्षण देने वाला या देखभाल करने में माहिर हो। पहले तो जिनोलॉजिस्ट समझ लो क्या होता है। जिनोलॉजिस्ट जिनोलॉजिस्ट कौन होता है? जिनोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो कुत्तों की प्रशिक्षण और देखभाल करने में माहिर होता है, जिनोलॉजिस्ट कहते हैं। एक जिनोलॉजिस्ट मतलब कुत्तों की देखभाल में माहिर थे हेनरिक जिमरमैन। हेनरिक जिमरमैन एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी विश्व पशु कल्याण दिवस की शुरुआत की थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड बैंक के अनुसार, चौथा क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी? ऑप्शन ए आपका 7.2, ऑप्शन बी है 7.3, ऑप्शन सी है 6.2 और ऑप्शन डी है 6.3। अगर हम बात करें कि भारत की अर्थव्यवस्था, तो पहले इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखने से पहले देखेंगे कि आजकल क्या बहुत सारी बाहरी चुनौतियां हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को, लेकिन फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। और इसके कारण विश्व बैंक ने, किसने? विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने क्या किया है? विश्व बैंक ने अपनी वृद्धि के पूर्वानुमान को बनाए रखा। पहले भी इन्होंने क्या अनुमान लगाया था कि भारत की ग्रोथ जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? 6.3% रहेगी। और अभी भी इन्होंने इसको इतना ही बनाए रखा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रखा है। और इसका कारण क्या है? जो मतलब जो क्या है कि मांग, भाई कारण क्या है कि भारत की जो वृद्धि दर है वो तेजी से बढ़ रही है। एक तो भारत की जो घरेलू दर है, मांग है, वो बहुत मजबूत है। दूसरा, जो आपका सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में जो निवेश है बहुत तेजी से किया रहा है। मजबूत वित्तीय क्षेत्र और प्रमुख कारक है। अगर हम बात करें कि विश्व बैंक ने क्या क्या इसके कारक माने, एक तो घरेलू मांग कैसी है हमारी? मजबूत बनी हुई है। बुनियादी ढांचे को उन्होंने मजबूत माना है। क्या माना है? बुनियादी ढांचे को। और वित्तीय क्षेत्र क्या है? मजबूत वित्तीय क्षेत्र, इसको भी इन्होंने बेहतरीन माना। और इसके आधार पर कहा कि आपकी जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? 6.3% रहेगी। साथ साथ 23-24 वित्त वर्ष 23-24 की पहली तिमाही में बैंक ऋण में जो वृद्धि हुई, क्या हुई? बैंक ऋण वृद्धि, क्योंकि बैंकों से ऋण इतना अधिक लिया जा रहा है कि कितनी हो गई? 15.8%। कितनी हो गई? 15.8% हो गई।
ये भी क्या करता है, जितना आदमी बैंक से ऋण लेगा उतना निवेश अधिक करेगा, उतना निवेश अधिक करेगा तो उतना ही स्वस्थ वित्तीय वातावरण बनेगा। ये सभी क्या है, स्वस्थ वित्तीय वातावरण के संकेत हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 6.3%। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.3% रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, देखते हैं, भारत के बाहर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? आपके ऑप्शन है, ए फ्रांस, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया। अगर हम देखें कि भारत के बाहर बी.आर. अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण होने वाला है और यह 14 अक्टूबर को, कब होगा, 14 अक्टूबर को होगा। ये कहाँ होगा, अगर देखें तो एक शहर है मैरीलैंड, क्या है, मैरीलैंड में होगा। और मैरीलैंड कहाँ पर है, अमेरिका या यूएसए में है, कहाँ पर है, तो अमेरिका, मतलब बी.आर. अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा भारत के बाहर कहाँ लगने वाली है, अनावरण होगा, अमेरिका में होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसकी बात करें ये किसके द्वारा निर्मित की गई है, तो ध्यान रखना, राम सुतार के द्वारा। किसके द्वारा, राम सुतार के द्वारा। राम सुतार कौन है, राम सुतार के द्वारा निर्मित की गई है। भारतीय वास्तुकार हैं, भारतीय मूर्तिकार हैं। कौन है ये, भारतीय मूर्तिकार हैं। इन्होंने ही क्या बनाई थी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो गुजरात के अहमदाबाद के साधु बेट पर एक प्रतिमा लगाई गई है, उसको किसको बनाया था, राम सुतार ने बनाया था। किसने बनाया था, राम सुतार ने बनाया था। वही जो मूर्तिकार हैं वही क्या कर रहे हैं, बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा भी बना रहे हैं। और इस प्रतिमा की लंबाई कितनी है, तो 19 फुट इसकी लंबाई है। कितनी है, 19 फुट की लंबाई है। एक क्या है, अमेरिका के जो मैरीलैंड है उसमें 13 एकड़ भूमि में अम्बेडकर के संबंध में एक केंद्र बनना है, अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, AIC बनना है। उसी के एक हिस्से के रूप में उनकी एक मूर्ति लगाई जा रही है जो 19 फुट लंबी है। तो एक बार में समझ रहे, बी.आर. अम्बेडकर की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा मैरीलैंड अमेरिका में लग रही है। यह 14 अक्टूबर को इसका अनावरण होगा। इसके वास्तुकार कौन है, मूर्तिकार कौन है, राम सुतार हैं। राम सुतार वही व्यक्ति हैं जिन्होंने गुजरात अहमदाबाद के साधु बेट में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई थी, तो जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। और जो मूर्ति लग रही है अम्बेडकर की 19 फुट ऊंची है। अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका छठवां क्वेश्चन है, पश्मीना क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? पश्मीना क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करें तो पश्मीना क्राफ्ट जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसका मतलब इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। जम्मू कश्मीर के पारंपरिक शिल्प में बसौली पश्मीना को हाल ही में जीआई टैग मिला है। क्या बसौली पश्मीना को हाल ही में जीआई टैग मिला है? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है आपका, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन है? पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन है? ऑप्शन ए आपका स्ट्रीट वेंडर्स, ऑप्शन बी है वृद्धजन, ऑप्शन सी है बच्चे और ऑप्शन डी है महिलाएं। पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं? इसका ऑप्शन ए सही है। स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब रेडी पटरी, ठेला वेला लगाने वाले लोग जो रोड के किनारे खड़े रहते हैं, उनको लोन देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना चलाई गई। इसका मतलब पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स या रेडी पटरी वाले लोग आते हैं। अभी क्या है, पीएम स्वनिधि योजना ने लगभग 50 लाख, कितने लोगों को? 50 लाख लोगों को लोन दिया है। क्या दिया है? 50 लाख लोगों को लोन दिया है। किसने? पीएम स्वनिधि योजना ने इसको लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। यह क्या है? स्ट्रीट वेंडर जो अब इस योजना कब शुरू हुई? कोरोना काल के बाद क्या हुआ, छोटे व्यापारियों को द्वारा व्यापार शुरू करने में समस्या हो रही थी, तो एक योजना शुरू की गई
पीएम स्वनिधि योजना क्या की गई और ये काफी लोकप्रिय हुई। अगर इसको चलाता कौन है तो ध्यान रखना, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। कौन चलाता है इसे? आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय इस योजना को चलाता है। अगर हम बात करें कि इस योजना का पूरा नाम क्या है, तो इस योजना को जो पीएम स्वनिधि योजना कहते हैं, इसे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इस योजना का पूरा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि इस योजना का पूरा नाम है। इस योजना में 50 लाख लोगों से अधिक लोगों को अभी तक लोन दिया जा चुका है। अगर हम बात करें कि आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, इसके मंत्री साहब कौन हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके मंत्री का नाम केंद्रीय इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी हैं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री। अब इस योजना का लाभ क्या होगा आपको पता ही है, स्ट्रीट वेंडरों को मिलेगी तो उन्हीं को लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? उन्हीं को लाभ मिलेगा। इस योजना के अब ये योजना आपकी पूरी हो चुकी है। अब इसमें होता क्या है, पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडरों को डिजिटल भुगतान के माध्यम से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा डिजिटल भुगतान किया जाता है, इसमें क्या कहता है? डिजिटल भुगतान किया जाता है। अब अगर हम देखें तो पीएम स्वनिधि योजना का पूरा नाम पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना है। 50 लाख लोगों को लक्ष्य प्राप्त कर चुकी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय चलाई जा रही है। इसके मंत्री हरदीप पुरी हैं। अगर इसकी फुल फॉर्म आपको आती है तो इसके लाभार्थी भी आप जान जाएंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार को किसको मिला है? केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? आपका ऑप्शन ए है मोगी बावेडी को, ऑप्शन बी है लुइस ई ब्रस को, ऑप्शन सी है अलेक्सी आई एक्कीमोव को और ऑप्शन डी है सभी को। अगर हम केमिस्ट्री की नोबेल पुरस्कार की बात करें तो आप ध्यान रखिए, मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें सारे नोबेल पुरस्कार होंगे और एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराए जाएंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, पहले इनका एक बार नाम सुन तो लें कि सीधे ट्रिक से याद करेंगे तो कभी याद होने वाले नहीं है। इससे पिछले वीडियो मैंने एक नोबेल पुरस्कार कराया, अब मैं आज फिर एक नोबेल पुरस्कार लेके आया हूं, उसके साथ साथ पिछले नोबेल पुरस्कारों का भी रिवीजन करा दूंगा। तो मोगी बावेडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई, जो तीनों ऑप्शन है आपके, तीनों ही ऑप्शनों में जो तीनों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया क्यों गया है? क्वांटम डॉट्स के लिए। किसके लिए दिया गया है? क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया है और उसके संश्लेषण के लिए इन्हें क्या दिया? नोबेल पुरस्कार दिया। क्वांटम डॉट्स का मतलब किससे संबंधित होते हैं? क्वांटम डॉट्स तो ध्यान रखना ये नैनो पार्टिकल्स हैं। क्या है ये? नैनो पार्टिकल्स। ये नैनो पार्टिकल्स हैं। ये क्या है? नैनो पार्टिकल्स हैं। और ये नैनो पार्टिकल्स छोटे होते हैं। इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? टेलीविजन और एलईडी लैंप्स में फैलते हैं। क्या किसमें? टेलीविजन और एलईडी लैंप्स में फैलते हैं और बहुत सारे अन्य कार्यों के बीच सर्जन को गाइड कर सकते हैं, जैसे ट्यूमर टिश्यूज को हटाते समय। अगर हम बात करें कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसे दिया गया, तो आपको समझ में आया, क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया। मोगी बावेडी को, लुइस ई ब्रस को, अलेक्सी आई एक्कीमोव को क्वांटम डॉट्स के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर हम फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो आप देखिए पियरे एगोस्टिन फेरेंक क्रॉस, थोड़े नाम कठिन भी हैं, और एनी एल व्हीलियर। मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर लिखे हुए दिखा दूंगा, वहां दिख रहे होंगे स्क्रीन पर कि पियरे
एगोस्टिन पीरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल हु इलियर को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसका दिया गया? फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर हम साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात करें 2023 को जॉन फॉसे को उनके नाटक और गद्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये नॉर्वे के हैं। अगर हम मेडिसन की बात करें, मेडिसन का 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ये क्वेश्चन आपके पिछली क्लास में भी था। इनका नाम है कैटालिन कारिको और डू वीसमैन। किसको दिया गया? मेडिसन का कैटालिन कारिको और डू वीसमैन को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के समय mRNA टीके का विकास किया था। क्या किया था? mRNA टीके का विकास किया था। अगर हम देखें कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो एक तो चिकित्सा में, दूसरा भौतिकी में, रसायन में, शांति में, अर्थशास्त्र में और साहित्य में। मैंने आपको अब तक चिकित्सा का करा दिया, भौतिकी का करा दिया, रसायन का करा दिया और आपको साहित्य का करा दिया। 2 नोबेल पुरस्कार रह गए हैं, शांति का और अर्थशास्त्र का। जैसे ही वो मिलते हैं लोगों को, घोषणा होती है उनके नाम की, वैसे ही हम इनको पुरस्कारों को भी करा देंगे। अगर हम बात करें कि नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं, तो 10 दिसंबर को। कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को ही क्यों दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि। इस दिन क्या है? अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि थी। और पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए? तो 10 दिसंबर 1901 को पहली बार नोबेल प्राइज दिए गए थे। मैं आपको पुनः एक बार रिवीजन करा देता हूं किस किस को मिला है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें कि साहब केमिस्ट्री में किसे मिला है, तो मोगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रश और अलेक्सी आई को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार पीरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल हु इलियर को मिला है। अगर साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नॉर्वे के लेखक हैं जॉन फॉसे को मिला है। नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को मिला है। मेडिसिन या फिजियोलॉजी की बात करें तो पुरस्कार कैटालिन कारिको और डू वीसमैन को यह पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य में दिया जाता है। हर साल 10 दिसंबर को किस पर? नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला 9वां क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। भारत की बेरोजगारी दर सितंबर माह में कितनी रही है? ऑप्शन ए है 8.10%, ऑप्शन बी है 7.09%, ऑप्शन सी है 7.11%, ऑप्शन डी है 6.2%। अगर हम देखें कि भारत की बेरोजगारी दर पिछले एक साल में सबसे कम है। एक साल में सबसे कम, मतलब सरकार कहना चाहती है सबसे कम है कि हमने बहुत अधिक रोजगार बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? बहुत अधिक रोजगार बनने से बेरोजगार कम हो रहे हैं। यह आप लोग डिसाइड करो कि कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। सरकारी आंकड़ा है वो मैं आपको पढ़ा देता हूं। उनके अनुसार सितंबर 2023 SEPT MBER सितंबर 2023 के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर सबसे निचले स्तर पर क्या है? बेरोजगारी दर सबसे निचले स्तर पहुंच गई। मतलब सबसे कम बेरोजगार इस सितंबर माह में रहे पिछले एक साल में। कितने में? पिछले एक साल में। इन्होंने आंकड़ा दिया है। जो आंकड़ा क्या कहता है? इन्होंने कहा कि अगस्त में बेरोजगारी दर 8.10% थी। कितनी थी? ये अगस्त का आंकड़ा है। अगस्त में 8.10% थी, जो सितंबर में घटकर 7.09%। कितनी रह गई? 7.90% सितंबर में रह गई है। इसका मतलब क्या है? इस सितंबर में लगातार घटी है और जो घटी है वो पिछले एक साल में सबसे कम है। इन्होंने और भी आंकड़े आगे दिए हैं। इन्होंने कहा जो ग्रामीण बेरोजगारी दर है वह अगस्त में 7.11% से घटकर 6.20 हो गई है। वहीं शहरी बेरोजगारी दर 10.09 से गिरकर 8.94% हो गई है। इन्होंने कहा सितंबर माह में सबसे कम बेरोजगार छत्तीसगढ़ में। किसमें थे? छत्तीसगढ़ में थे सबसे कम बेरोजगार
छत्तीसगढ़ में थे। सबसे कम बेरोजगार यहाँ पर कितनी बेरोजगारी दर थी? 0.1%। मतलब आप मानिए बेरोजगार ढूंढना पड़ता है छत्तीसगढ़ में टॉर्च लगाकर। इसके बाद अगर देखें किसका स्थान है, तो उसके बाद असम का स्थान है। असम पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर ये है। इसमें आपका है 0.4% बेरोजगारी दर थी। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि साहब भारत की बेरोजगारी दर सितंबर माह में 7.09 पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में सबसे निचले स्तर पर है। अगर हम बात करें तो अगस्त महीने में 8.10% थी और वही सितंबर के महीने में 7.09% आ गई। अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगार हैं, मतलब 0.1% है, उसके असम में 0.4% है। ये ऐसे दो राज्य हैं जहां पर टॉर्च लेकर बेरोजगारों को ढूंढना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ढूंढना पड़ता है। हमारे यहाँ तो यूपी में हर गली में बेरोजगार मिल जाता है। अब आप डिसाइड कीजिए आप किस राज्य के हैं और किस राज्य से हमें देख रहे हैं। अगर आप बाहर के राज्य से हमें देख रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिए। मैं फिरोजाबाद से हूं, अगर आप फिरोजाबाद से बाहर देख रहे हैं तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने 5 मूल निवासी समुदायों के सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है मेघालय। अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो आंसर तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, अर्थात असम सरकार ने क्या किया है? 5 मुस्लिम मूल समुदाय, मतलब मूल निवासी मुस्लिम समुदायों को सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन का क्या दिया है? सैद्धांतिक मंजूरी दी है। अगर बात करें कौन कौन इसमें शामिल है, एक तो है गौरिया, क्या है? एक का नाम क्या है? ये समुदाय का नाम है गौरिया, एक है मोरिया, एक है देसी। मोरिया, एक है देसी, एक है सैयद, क्या है? सैयद है, और एक का है जोलहा। क्या है? जोलहा। ये 5 समुदाय हैं, गौरिया, मोरिया, देसी, गौरिया, मोरिया, देसी, सैयद और जोलहा। ये 5 असम के समुदाय हैं जिनको असम सरकार ने इनके सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस आकलन का फायदा क्या होगा? अगर इनके इससे पता चलेगा सरकार को इनकी शैक्षणिक और इनका शैक्षणिक उत्थान कैसे किया जाए, इनका सामाजिक उत्थान कैसे किया जाए, इनका राजनीतिक उत्थान कैसे किया जाए, इनका आर्थिक उत्थान कैसे किया, मतलब इनके विकास में इन आंकड़ों का प्रयोग किया जाएगा, इनके लिए कदम उठाए जाएंगे। स्वदेशी, अब इन 5 जो मुस्लिम समुदाय हैं इनको स्वदेशी का दर्जा, स्वदेशी का दर्जा पहले ही मिल चुका है। इन 5 को राज्य सरकार ने स्वदेशी का दर्जा पहले ही दे दिया था। अब तो आगे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि अब हमारे यहाँ 5G की स्पीड आने लगी है। लोग इंस्टाग्राम पर नीचे मुंडी मुस्कर लगातार लगे रहते हैं। अब इसके लिए क्या है, हमारे यहाँ सुविधा की जा रही है। क्या की जा रही है? सुविधा की जा रही है। मैंने अपनी क्लासों में देखा है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो एक निगाह मेरी तरफ, एक निगाह कॉपी की तरफ, आंखें 2 ही होती हैं, लेकिन एक निगाह मोबाइल में इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर स्क्रॉल करते हुए या मैसेज पढ़ते हुए जाता है। अब इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि हमारे यहाँ डाटा की स्पीड तेजी से मिल रही है, तेजी से मिल रही है। तो अब कुछ ना हो तो हम इसमें तो डाटा की स्पीड में तो ऊपर बढ़ेंगे ही। तो यही क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? क्या है? ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है 47वां, ऑप्शन बी है 50वां, ऑप्शन सी है 35वां, ऑप्शन डी है 55वां। भारत पहली बार शीर्ष 50 में पहुंचा है। अगर बात करें कि यह जो ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग है इसे कौन जारी करता है, तो एक कंपनी है ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स। ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स,
इसके द्वारा यह जारी किया था। ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के द्वारा यह जो आपकी रैंकिंग है, ये रैंकिंग दी जाती है। अगर इस रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग में तेजी से वृद्धि हो रही है और भारत की रैंकिंग 47वें स्थान पर, पहली बार हम 50 में एंटर किया है और 47वें नंबर पर आ गए हैं। कहां पर आ गए हैं? 47वें नंबर पर आ गए हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ 5G का। क्या हुआ है? 5G के आने से मोबाइल स्पीड परफॉर्मेंस में 3.59 गुना की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 3.59 की वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें इस रैंकिंग में टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है यूएई। कौन है? यूएई है। उसके बाद बात करें तो कतर है। कौन है? कतर के कतर। और उसके बाद कुवैत। कौन है? कुवैत है। पहले नंबर पर यूएई है, दूसरे नंबर पर कतर है और तीसरे नंबर पर कुवैत है। और भारत कहां पर है? 47वें स्थान पर है। तो आपसे पूछ ले, ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान 47वां है। कौन सा है? 47वां। देखिए आपका 11वां क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। हमने सारे क्वेश्चनों को देख लिया है। अब हम इनके तेजी से एक बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन के अंदर पहला क्वेश्चन था, एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की जेवलिन थ्रो में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो इसका आंसर था अन्नू रानी। अन्नू रानी ने ये जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। 69.92 पर जेवलिन थ्रो फेंका और इनका ये 15वां स्वर्ण था। इसके अलावा पारुल चौधरी ने 5000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। इसका ज्योति वैनम और ओजस देवताले ने भी गोल्ड मेडल जीता है और पलक गुलिया ने भी गोल्ड मेडल जीता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास संप्रति किस स्थान पर शुरू किया? तो यह अभ्यास असम के मेघालय के उमरोई में शुरू किया गया। 3 अक्टूबर 2023 को यह 11वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी? तो इसका डी आंसर सही है, 6.3। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ लगाई गई है? तो इसका ऑप्शन बी अमेरिका सही होगा। अगला, पश्मीना क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? तो पश्मीना क्राफ्ट जम्मू कश्मीर राज्य संबंधित है। इसे GI टैग मिला है। बसौली पश्मीना को GI टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, PM स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन होते हैं? तो इसके लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर होते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को कवर करने का लक्ष्य इसने पूरा कर लिया है। अगला देखते हैं, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा सभी को, अर्थात मोगी जी, बावेडी को, लुइस ई ब्रस को और सी अलेक्सी आई एकीमोव को। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में बेरोजगारी दर सितंबर माह में कितनी रही? तो भारत में बेरोजगारी दर सितंबर माह में 7.09% रही। अगला है, किस राज्य ने 5 मूल निवासी मुस्लिम समुदायों के सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए असम। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का 47वां स्थान रहा है। ये आज की 5 अक्टूबर की करंट अफेयर थी, जो क्लास आपको 6 अक्टूबर को आई थी। अब हम आगे पिछली क्लास का भी रिवीजन कर लेते हैं। 3 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर का रिवीजन देखें आप। पहला क्वेश्चन है, मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर था मेटालिन कारिको और बू बीसमैन को। किसको? मेटालिन कारिको और बू बीसमैन को। अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में कितने मीटर स्पीड स्केटिंग मुकाबले में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता? तो इसमें इसका आंसर है 3000 मीटर, मतलब ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, जर्मनी में 3 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर बी सही है, जर्मन एकता दिवस। अगला आपका चौथा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चित्तौड़ में कितने रुपए की विकास योजना का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया? तो इसका सही आंसर आपका डी आंसर है, 7000 करोड़ से अधिक। अगला क्वेश्चन है आपका, सियाई खेल 2023 बैडमिंटन में पुरुष एकल स्पर्धा में किसने सिर्फ 29 मिनट में मैच जीत लिया? इनका आंसर है
ऑप्शन बी किदाम्बी श्रीकांत। अगला छठवां क्वेश्चन है, सुब्रतो कप अंडर 14 के 62वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है आपका बेंगलुरु। अगला 7वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद ने कितने कुलपतियों की नियुक्ति की? तो इसका आंसर है आपका ए आंसर 6। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस टेबल टेनिस महिला युगल जोड़ी ने 19वें एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अहिका मुखर्जी और सुतर्थी मुखर्जी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2023 के लिए कांता ब्राउन्स शीर्ष 75 में सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो ऑप्शन डी है। अगला 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया? अगर इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान, मतलब ऑप्शन सी सही है। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं भारत के। अगला ये हाल ही में किस स्थान पर आयोजित उम्बलिंग ला फैशन शो ने दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया? इसका आंसर ए सही है, लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में हेवा इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है वाराणसी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, मतलब ऑप्शन डी। इस प्रकार आपने 5 अक्टूबर के करंट अफेयर को समझ लिया है। जो 6 अक्टूबर को वीडियो आता है ये, तो क्योंकि अगले दिन ही करंट आएगी, तो आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए और देखते रहिए अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये बात समझ लीजिए, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाकर देते रहेंगे और आप कामयाबी की सीढ़ियों को लगातार चढ़ते रहेंगे। आप लगातार चढ़ते रहेंगे। आप एक बार ध्यान रखिए, अगर कोई सही तरह काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। अगर दम है तो जियो ऐसे कि पहचान बन जाए, मतलब मिसाल बन जाए। क्या बन जाए? मिसाल बन जाए। तो ऐसी ही जिंदगी जीनी है तो आप हमारे साथ डेली करंट अफेयर की क्लास में जुड़े रहिए। इसमें करंट अफेयर के साथ साथ अब हम स्टैटिक जीके भी कभी शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।